तो फिट और एक्टिव रहने के लिए स्वस्थ हड्डियां बेहद ज़रूरी हैं और ऑस्टियोपोरोसिस इशारा हो सकता है उस तरफ अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। आज ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर ही हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विजय कुमार का। आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, एम्स। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर जतिन तलवार का। नमस्कार डॉक्टर साहब, प्रोफेसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल से। और यदि आप दोनों डॉक्टर से कोई सवाल करना चाहें हड्डियों की सेहत को लेकर तो हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 2309-7532। 011 is the code and number is 23097532। डॉक्टर जतिन, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आप गायकी में रुचि रखते हैं। क्या गीत संगीत का असर भी हड्डियों पर पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। हमें बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी पहले हम देख रहे थे मेंटल हेल्थ, और गायकी और गीत से मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है और इनडायरेक्टली यस। तो कोई नजराना हो जाए। तो बस ऐसे दीवाना लेके आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारों ठुकरा न देना मेरा नजराना। बहुत खूब। मैंने फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर को गाते हुए सुना है। तो डॉक्टर साहब, हड्डियों की सेहत मजबूत कैसे करें हम? हड्डियों की सेहत मजबूत होती है अच्छे खान पान से। आप अपनी डाइट अच्छी रखिए। आप जो कैल्शियम रिच डाइट होती है, जैसे कि दूध हो गया, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, मशरूम्स हो गए और आलमंड्स हो गए, और उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज में तो बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे फ़िश हो गया, एग योक हो गया, ये सब चीज़ें जिनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, और इससे ही आपकी जो हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। तो खान पान में ये, और दूसरा एक्सरसाइज करिए। वेट बेरिंग एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और तीसरा ये भी है कि आप जो नशा हो गया या अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गई, अगर आप ये करते हैं तो उसका भी एक बहुत काफ़ी नेगेटिव। गायकी का नशा रख सकते हैं। हाँ, गायकी का नशा रख सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में कम है तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर ज़्यादा है तब भी दिक्कत हो सकती है? जी, ज़्यादा होता है तो भी दिक्कत होती है, बिकॉज रीनल स्टोन्स हैं और बाकी प्रॉब्लम्स हैं, ये ज़्यादा से भी आती हैं। तो हमें बैलेंस रखना है, और बैलेंस कैसे आता है? प्रॉपर इनटेक से और प्रॉपर उसके मेटाबॉलिज्म से। यूटिलाइजेशन हो, जैसे डॉक्टर विजय ने बोला, एक्सरसाइज प्रॉपर हो, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हो, एरोबिक्स वेरी गुड, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें बैठे ही रहना दिन भर। आजकल न्यूअर प्रॉब्लम है कि लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं तो सुबह से रात तक AC इंडोर से कंप्यूटर पर ही बैठे हैं। तो अच्छे सनलाइट का एक्सपोजर, अच्छी एक्सरसाइज, बाहरी दुनिया को देखना जैसे हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बाहरी दुनिया में फरीदाबाद चलते हैं फिर। वेद प्रकाश जी हैं अपने प्रश्न के साथ। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, वेद प्रकाश जी। मेरे शोल्डर में पेन है काफी दिनों से। मैं और एक खास डायरेक्शन पे होता है, जैसे मैं वेट उठा रहा हूँ तो नहीं होगा। ओके। मैं बाजू को पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ तो होगा। वेद जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 49। और कब से उठा रहे हैं आप वेट्स? नहीं, मतलब वैसे रूटीन में मैं वेट नहीं उठाता। अच्छा। पर जो जैसे मैं उठाना चाहूँ तो वेट उठाऊं तो पेन नहीं हो रहा। अगर मैं बाजू को, जैसे लेफ्ट वाले बाजू को पीछे की तरफ ले आ रहा हूँ या साइड में कहीं ले आता हूँ, एकदम से बुरी तरह से पेन होता है। डॉक्टर साहब। वेद प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपने बताया आपके शोल्डर में पेन है, आप बाजू को पीछे लेके जा रहे हैं, जो आप डिस्क्राइब हमें कर पा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आपके शोल्डर के अंदर किसी तरह की स्टिफनेस है, जिसको हम मोस्टली एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, जो कि डायबिटिक्स में भी काफ़ी कॉमन है। तो इसके लिए बेहतर होगा आप डॉक्टर को विजिट करके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं और कुछ जांचें करवाएं। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि अंदर कोई टीयर तो नहीं है या खाली टाइट हो रहा है शोल्डर। उसके लिए आपको फिर आगे ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाएगा, जिसमें मेडिसिन, फिजियोथेरेपी सब कुछ होगा। जी। जांच कौन सी करानी होती है डॉक्टर साहब? अमूमन कोई रूटीन टेस्ट भी होता है क्या बोन हेल्थ के लिए? बोन हेल्थ के लिए रूटीन टेस्ट तो कोई ऐसा है नहीं खास, पर यह है कि आप अपना विटामिन डी लेवल होता है, अगर आप जांच करा सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और एल्कलाइन फॉस्फेटेस। ब्लड टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट होते हैं, ये ब्लड टेस्ट करा लीजिए। अगर वो बढ़ा हुआ है एल्कलाइन फॉस्फेटेस तो आपका मतलब विटामिन डी कम है, तो आपको बेसिकली विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। जी डॉक्टर, ऐसा कब हमें पता चलेगा कि हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वो कौन से सिम्टम्स हमें नजर आएंगे अपनी बॉडी में? एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस का ये है कि इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं। अच्छा। बहुत समय, इट्स अ साइलेंट डिजीज। बहुत समय तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बोन मास कम हो रहा है, लूज कर रहा है। लेकिन
अगर सपोज आप 50 साल के ऊपर हैं, आपके पेरेंट्स में किसी को भी फ्रैक्चर रह चुका है, या आपकी हाइट जिसको मेजर करने में अबव 40 अगर आपकी हाइट सपोज 3-4 सेंटीमीटर से कम हुई है, तो वो एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है ऑस्टियोपोरोसिस का। और या फिर अगर आपको क्रॉनिक बैकएक चल रहा है, तो थोड़े से ही झटके से एकदम से पेन बढ़ गया बैक में, तो वो एक इनडायरेक्ट साइन और सिम्टम्स है ऑस्टियोपोरोसिस के। जी, और जहाँ आपको डॉक्टर को विजिट कई बार हम सुनते हैं बोन मिनरल डेंसिटी, ये क्या है? फिर एक डेक्सा टेस्ट, ये क्या है डॉक्टर साहब? तो डेक्सा टेस्ट एक टाइप का टेस्ट है जिसके अंदर आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी बेसिकली कंपोजिशन ऑफ बोन है कि बोन के अंदर कितनी डेंसिटी है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे 30 इयर्स तक हम कहते हैं कि बोन का अकुमुलेशन होता है, जो मतलब बोन की जो स्ट्रेंथ होती है, और उसके बाद में आप पीक बोन मास अचीव कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बोन कम होती जाती है, बोन की जो डेंसिटी होती है। तो वो बोन डेंसिटी को चेक करने के लिए कि वो कितनी मतलब कितनी मात्रा में बोन बची हुई है, उसके लिए एक बोन डेक्सा स्कैन होता है, और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, तो ये आपको करा लेना चाहिए। बट इसकी भी एक इंडिकेशन है, हर में ज़रूरी नहीं है। तो मतलब जैसे जो ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की जो इंडिकेशन है 65 ईयर्स से ओल्डर वुमेन या 70 ईयर्स से ओल्डर मेन, उनके अंदर, या फिर जिन लोगों को फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो गया, मतलब ऐसे ही गिर गए और चोट लग गई उनके अंदर, या कोई अगर मान लो कि बहुत समय तक स्टेरॉइड ले रहा है किसी बीमारी के लिए, उनको मतलब ऐसे अलग से इंडिकेशन है, उनको ही कराना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब जी, तो ये जो बीमारी है सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ ही हमें टारगेट करती है या छोटी उम्र में भी टारगेट करती है? नहीं, नॉर्मली तो ये एजिंग प्रोसेस में बढ़ती उम्र के साथ ही है, पर एक सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई और डिसऑर्डर्स है या आप कोई और दवाई ले रहे हैं जिसके वजह से, तो वो यंगर एज में भी हो सकता है। तो यंगर एज में भी एक सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ओके। आइए बिहार चलते हैं, जहाँ से मधुकर जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और जल्दी से सवाल जी, पूछिए। कम कर दिए हैं। जी, शुक्रिया। अपना सवाल पूछिए। जी हाँ जी, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। ये एक्चुअली वे मदर हैं, उनको डायबिटीज है जी, और थोड़ा जोड़ों का दर्द भी रहता है। जी 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 डॉक्टर साहब, क्या डायबिटीज़ अगर है और मदर कह रहे हैं तो सीनियर सिटीजन होंगी, क्या डायबिटीज़ से फिर ऑस्टियोपोरोसिस का भी लिंक है? हाँ जी, डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस का। और अगर आपके पेशेंट को डायबिटीज़ है और इस तरह की कंप्लेंट्स जैसे बता रहे हैं, जॉइंट पेन हो गया, थकावट हो गया, या फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर जैसे उन्होंने कहा, तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और डेक्सा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, अब मान लीजिए हम लोग पलंग पे सोते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, बच्चे हों या बड़े, तो हड्डी नहीं टूटती। तो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर अगर आप कह रहे हैं कोई पलंग से गिर गया तो भी हड्डी टूट सकती है? हाँ, ये ऑस्टियोपोरोसिस का बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट साइन या फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर होता है, जिसमें जो आपको नॉर्मली जिस चीज़ से कोई चोट से या कोई गिरने से जो नॉर्मल जिन है उनको उनकी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, उनमें अगर टूट जाती है, मान लो आप गिरे हाथ के बल और यहाँ रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया थोड़े से उससे, तो वो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर है। जैसे एज के साथ, जैसे एल्डरली में, जैसे मतलब आपका हिप के अंदर फ्रैक्चर हो गया चलते चलते, आप एकदम से गिर गए, और जो नॉर्मल चोट है, जो इम्पैक्ट जिससे एक नॉर्मल आदमी में कुछ नहीं होगा, बट आपको क्योंकि आपकी हड्डी कमज़ोर है तो थोड़ा सा ही इम्पैक्ट हुआ और आपको चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसको फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं। और ये जहाँ तक रिस्ट में, स्पाइन में, वर्टिब्रा में होता है, वो कोलैप्स हो जाते हैं, और हिप में, ये ज़्यादातर इन जगह पे मतलब होता है। एक साथ क्योंकि हमारी तो 206 हड्डियां हैं, तो एक साथ भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं या स्पेसिफिक कोई वही टारगेट एरियाज है? नहीं, ज़्यादा नहीं, हड्डियाँ तो सारी कमज़ोर होती हैं धीरे धीरे, बट कुछ एक हड्डियाँ होती हैं जिनके अंदर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर ज़्यादा रहता है, जिनका जो बेसिकली आर्किटेक्चर लगा लो या मतलब जो उनकी एनाटमी लगा लो ऐसी होती है, और जहाँ पर थोड़ा सा भी फोर्स आया और वहाँ हड्डी कमज़ोर है तो उस एरिया में वो टूट जाती है। यानी तो आप क्या डेली टिप्स देंगे डॉक्टर जतिन कि जो बुजुर्ग हैं खास तौर पे, जैसे सीढ़ियाँ उतरनी है तो कोई जल्दबाजी ना करें, या जैसे मेले में जा रहे हैं या कभी दशहरे की भीड़ है, थोड़ा संयम रखें क्योंकि गिरना नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। सबसे अच्छा प्रिवेंशन जो होता है किसी भी डिजीज का, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ही होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड आपको फॉल प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपने एल्डरली के लिए पूछा। तो इसमें आपका बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती हैं। बैलेंसिंग एक्सरसाइज सीखें और अपनी बॉडी को प्रॉपर बैलेंस करना सीखें, बिकॉज अगर गिरे और ऑस्टियोपोरोसिस है तो हिप फ्रैक्चर का चांस और स्पाइन फ्रैक्चर का चांस बहुत ज़्यादा होता है।
और इनका ट्रीटमेंट फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, एक कॉलर दिल्ली से जुड़ गए हैं, ज्ञानचंद जी। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए ज्ञान जी। हेलो। हेलो, आवाज़ बहुत कम आ रही है उधर से। हमें आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जब मैं सीढ़ियों पे चढ़ता हूँ तो मेरे हड्डियों में, घुटनों में बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और चढ़ते समय भी दर्द होता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 50 साल। और दर्द कब से है? ये मतलब होता है थोड़ा सा, जब ठंड आती है तो ऐसा होता है, जबकि मैं सुबह 5 बजे दौड़ने भी जाता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। डॉक्टर साहब जी हाँ, जैसे नमस्कार ज्ञान जी, आपकी उम्र 50 साल है आपने बताया, और आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तभी आपको दर्द होता है, वैसे नॉर्मल चलने में नहीं होता है अब? नहीं। हाँ, तो वो आपको कभी ना, कभी चलने में भी सर बहुत जोर से हड्डियों में आवाज़ आती है। नहीं, आवाज़ आना अलग चीज़ है। दो आप आवाज़ आती है, वो घुटनों में बहुत जोर से बोलता है, कट से बोलता है। अच्छा, तो जो आवाज़ आती है घुटनों में वो अलग चीज़ है, और दर्द, और दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। ये बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटना घिसना शुरू हो रहा है, बहुत ही अर्ली सिम्टम्स हैं उसमें, वो हो रहा होगा आपको। जो आपको बेसिकली आपको ना एक एक्सरे करा लेना चाहिए अपना, और किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को एक बार दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब, ये एक्सरे फिर आप कह रहे हैं घुटने का कराना हाँ, घुटने का करा लीजिए एक्सरे। और क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बता रहे हैं सुबह 5 बजे जाते हैं, तो वो तो है नहीं कि आप सेडेंटरी हैं, तो एक बार करा लीजिए, तो उससे ये पता चल जाएगा कि हो सकता है कि क्योंकि आपकी उम्र भी 50 ईयर्स हो चुकी है, तो अर्ली, वेरी अर्ली, बहुत ही शुरुआत होगी आर्थराइटिस की, तो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होंगी जो आपकी घुटने की करेंगे तो उससे स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो आम है, हम भी कभी कभी देखते हैं ऐसे घुटना करें तो टक टक की आवाज़ आती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें अंतर कैसे समझें? ऑस्टियोपोरोसिस तो हुआ क्या, आपकी हड्डियां उम्र के साथ या किसी और कारण की वजह से कमज़ोर हो गई, उनका बोन मास कम हो गया, टोटल वेट ऑफ द बोन। देयर इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जो जॉइंट सरफेस होता है, जैसे घुटना है, घुटने के 2 सरफेस, जब इंसान धीरे धीरे एज में बढ़ता है तो वो कार्टिलेज जो होता है, जो स्मूथ शाइनी और स्लिपरी कार्टिलेज, जो एक तरह से बॉल बेयरिंग कह लीजिए आप, तो वो धीरे धीरे बॉल बेयरिंग का घिसना है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। दोनों में आना आप ही के पास है, ऑर्थोपेडिक के पास? ऑफ कोर्स यस, ना जरूरत पड़े किसी को, बट हाँ अगर है तो आना है। तो आप क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, तो फिर क्या सर्जरी होती है फिर? मान लो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की सर्जरी तो उसके सिम्टम्स से रिलेटेड हो गई, जैसे किसी को हिप का फ्रैक्चर हो गया तो हिप के फ्रैक्चर की सर्जरी होगी। एजेड है तो रिप्लेसमेंट होता है, अगर यंग होते हैं तो उसका फिक्सेशन होता है, स्क्रू या प्लेट जो भी है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर बहुत एडवांस्ड है, मरीज को फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिल रहा, डे टू डे लाइफ खराब हो रही है, तो फिर तो जॉइंट रिप्लेसमेंट है, टोटल नहीं। जी वर्षा जी जुड़ गई हैं दिल्ली से। जी वर्षा जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आपकी आवाज़ आ रही है, पूछिए अपना सवाल। सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं बैठकर पूजा करती हूँ तो उसके बाद खड़ी होती हूँ तो मेरी मतलब उठ के चल नहीं पाती हूँ, बैकबोन में बहुत तेज दर्द होता है, थोड़ी देर मूव करने के बाद फिर ठीक होता है। और दूसरा ये कि जब मेरे घुटनों में इरिटेशन रहती है, दर्द नहीं है, एक अजीब सी इरिटेशन, इचिंग सी मुझे अंदर फील होती है। उम्र कितनी है जी? प्रॉब्लम ये है सर कि जो मेरी जॉ लाइन है, जबड़ा है, जब मैं मुंह को खोलती हूँ और बंद करती हूँ तो उसमें मुझे कट कट की आवाज सुनाई देती है। आपकी उम्र? सर मेरी उम्र 37 ईयर्स है। डॉक्टर साहब? हाँ, जैसे आपने, वर्षा जी नमस्कार, जैसे आपने बताया कि आपको जब आप उठते हैं तो कमर में दर्द होता है और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है, यही बताया ना? हाँ जी। हाँ, और हाँ, तो वो बेसिकली आपकी ना कमर की जो मसल्स हैं थोड़ी वीक होंगी, जो जैसे आपके सिम्टम्स लग रहे हैं उस हिसाब से, और घुटने में भी इरिटेशन होती है। तो आप उम्र में भी आपकी अभी तो 37 ईयर्स है, तो मतलब यंग ही हैं आप आज के, तो इस हिसाब से आप एक बार कुछ कमर की एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी शुरू करनी पड़ेगी, और आपको भी एक बार दिखा देना चाहिए अगर ये परसिस्ट करती है, काफ़ी समय तक रहती है। अगर ये सिर्फ कुछ दिनों तक है तो आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो बेटर है आप दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए, जैसे हम लोग भी बैठे हैं, कई बार आप घंटे बैठे रहते हैं वर्क प्लेस पे, क्या कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे पैर घुमाएं, क्या हाथ करें कि बेटर रहें बोन्स? देखिए, एक जगह बहुत देर तक बैठे रहना डेफिनेटली बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो।
तो अब जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, आपके आईटी वाले जितने भी लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बैठे हैं तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें अपनी। जैसे आप सिंपल आपने पीछे हेड लिया अच्छा। और अपने नेक को स्ट्रेच करें, अच्छा। थोड़ा फोर्स लगाएं नेक पे, ये नेक की एक्सरसाइज हो गई। पीछे लेके जाएं, बस सिंपल बिल्कुल, है ना। अगर आपको लगता है आप उठना नहीं है, थेराबैंड्स होते हैं, उससे आप रेजिस्टेंस से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हाथ की अपने। तो ये बैठे बैठे करने लिए अच्छी एक्सरसाइज हैं। बैठे बैठे घुटना स्ट्रेच कर सकते हैं, सीधा ऐसे सीधा कर घुटना टाइट करना जी। पर कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत लोगों की आदत होती है, हम हड्डियां चटकाते हैं अपनी कि यहाँ वो, तो क्या ये जो ये आवाज़ आती है हड्डियां चटका कर, एक तो बचपन में मम्मी कहा करती थी कि इससे हड्डियां मोटी हो जाती हैं और क्या ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ही संकेत है? नहीं, ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ का संकेत नहीं होता। ये तो एक आदत बन जाती है कि हड्डी चटकाना, आवाज सुनना, और कहा जाता है रिलीफ मिल रहा है। वैसे ऐसा ना ही करें तो बेहतर है, ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछें तो। यानी कभी कभी मम्मी ठीक नहीं भी कहती। अब ये भी नहीं कह सकता मैं। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने खान पान की बात की थी, अब एक तो है कि कोई पोषण युक्त आहार ले और विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस हो, क्या फूड फोर्टिफिकेशन भी बेहतर होगा? फूड फोर्टिफिकेशन मतलब मैं कोई ऐसा खाना खाऊं जिसमें ये तमाम पदार्थ भी मिले हों। तो ये जो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है अमित जी। फूड फोर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है इंटरनेशनल लेवल पे भी, ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन से भी, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जितना भी हम आहार लेते हैं उसमें इतना विटामिन डी होता नहीं है, और स्पेशली अगर आपकी डाइट वेजिटेरियन बेस्ड है तो बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट मिल्क में भी कैल्शियम होता है, विटामिन डी नहीं होता है। तो फोर्टिफाइड मिल्क आता है, फोर्टिफाइड ऑयल्स हैं, और भी चीज़ें, सीरियल्स में भी फोर्टिफिकेशन होती है। तो अगर आपको वेस्ट में तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, इंडिया में भी शुरू होना था। मतलब मदर डेयरी जाते हैं जो दूध ले रहे हैं, अगर हम फोर्टिफाइड मिल्क लें तो उसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन। हाँ, विटामिन डी और शायद विटामिन ए भी अभी शुरू हो गया है, तो इन दोनों की फोर्टिफिकेशन। इनफैक्ट वो 2020 में एक गैजेट आया था जिसमें होनी थी, वो मेरे से कोरोना आ गया और वो सब हो गया, बट दे आर अवेलेबल एंड इट इज़ अ वेरी गुड। बच्चों को, बुजुर्गों, किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, किसी को भी दे सकते हैं। जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं उन पर भी आजकल विटामिन डी, ई ये मेंशन्ड होता है, तो वो भी बोन्स के लिए हेल्दी है? हाँ, वो भी बोन्स के लिए हेल्दी है। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स की अपनी एक आपके मतलब जीआई के लिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए, मतलब आपके उसके लिए भी बहुत इफेक्टिशियस होते हैं, और साथ में उनमें भी फोर्टिफिकेशन है जैसे आप बता रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। जी डॉक्टर, बच्चों की बोन्स के लिए क्या करें अभी, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके की चीज़ें उनकी डाइट में शामिल करें ताकि बड़े होते तक उनकी बोन्स मजबूत रहें, ज़्यादा टाइम चलें? बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स, बच्चों के डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे आपका दूध हो गया, दही हो गई, पनीर हो गया, जी अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स। और बच्चों बचपन से ही अगर एक ट्रेंड आ जाए कि बच्चा बाहर खेले, आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा करे, बजाय खाली वीडियो गेम पर बैठा हुआ है या पबजी पर बैठा हुआ है ना, तो उसके लिए उनको शुरू से ही एक्टिविटी की आदत रहेगी। अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, और अभी एक्सरसाइज वैसे भी कुछ नहीं है, तो उन एलिमेंट्स का बॉडी के अंदर जाके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो कन्वर्ट नहीं करेंगे बोन हेल्थ को। राइट, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू गुड बोन। तो इसलिए शुरू से ही अपने बच्चों को ये आदत डालें। तो धूप का, जी धूप जो दिखाई जाती है बच्चों को, तो क्या सही समय रहता है? क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी धूप में बैठते हैं, हम भी कोशिश करते हैं धूप में बैठे, अभी सर्दियाँ आएंगी तब कोशिश करते हैं कि धूप में बैठे। सही समय क्या है कि वो धूप जिससे सबसे अच्छा फायदा हो? सबसे अच्छी धूप होती है आपकी 11 बजे से लेके 1-1:30-2 बजे वाली, तो अच्छी धूप होती है। अच्छा, हाई सन, वो अच्छा धूप होता है जिसके अंदर आपको प्रॉपर स्किन के थ्रू बेनिफिट मिलता है धूप का। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब। हेलो, हरी जी। हेलो, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो सर। जी, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। जी, टीवी का? अच्छा जी। आप सभी से अनुरोध है, जब भी आप हेलो डॉक्टर में फोन करें, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी पूछिए सर। ये मुझे उंगलियों में सूजन होता है और उसके साथ ही पाँव में भी दर्द होता है। हड्डियों में भी? हड्डियों में भी दर्द होता है और उंगली में भी सूजन होता है, और उसके बाद कई हॉस्पिटलों में मेडिकल ट्रीटमेंट लिया तो उसका कोई भी मतलब इलाज नहीं निकल रहा है। डॉक्टर साहब यही बोलते हैं कि भाई ये ठीक है, जितने भी टेस्ट कराए सभी में ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा सर? क्यों दर्द होता है? उंगली में सूजन होता है और पाँव में भी दर्द होता है, और वो दर्द धीरे पाँव जो सूज जाता है कभी कभी। जी नमस्ते जी। देखिए, आपने जो हमें बताया कि आपकी उंगली में सूजन है और इसको आपको इससे फर्क नहीं पड़ा किसी ट्रीटमेंट से,
तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, पहले तो ये पता चले आपने ट्रीटमेंट क्या लिया है, कोई जांच करवाई है या नहीं। लेकिन उंगलियों में सूजन आना एक कॉमन साइन और सिम्टम है आर्थराइटिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको एक लेमन लैंग्वेज में गठिया बाय कहा जाता है। उसके लिए अगर इनको फर्क नहीं पड़ा है तो हमें कुछ जांचें करवा के इनको एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ सकता है। ओके, चलते चलते डॉक्टर विजय, स्कूल में पढ़ा था कि विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल, तो अगर विटामिन डी लेना हो डॉक्टर रेकमेंड करे तो पानी के साथ लें, दूध के साथ, और एक बार कोर्स कर लिया तो रिपीट भी करें क्या? तो विटामिन डी का ऐसा है, 2 टाइप के आते हैं आजकल। एक होती है टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, और दूसरा होता है सैशे पहले आते थे, अब टैबलेट्स पे आने लगे हैं। और सैशे को आप दूध में या पानी में मिला के हफ्ते में एक बार लेना होता है, और टैबलेट को आप पानी के साथ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और नॉर्मल जो इसका कोर्स होता है वो बेसिकली आपको वीकली लेना होता है एटलीस्ट फॉर 12 वीक्स, और उसके बाद में मंथली, एवरी मंथ एक टैबलेट। लाइफ टाइम नहीं, मतलब जितना आप ले सकें उतना बेटर है, बट मतलब इनिशियली टू बिल्ड अप फॉर 12 वीक्स, और उसके बाद में टू मतलब मेंटेन द लेवल, तो आप मंथली। जी, भावना ने कहा था 206 हड्डियां हैं, ये भी स्वेरी पड़ा था। बिल्कुल, ये फनी बोन भी होती है कोई? इज देयर अ फनी बोन? एक्चुअली पूरी ह्यूमन बॉडी ही फनी है when it comes to bones। बट वेरी नाइस टॉकिंग टू 2 डॉक्टर्स, और साथ में आपने तो गायकी भी आज उसका नज़ारा भी पेश किया। उम्मीद है कि हम लोग प्रिवेंशन पे बल देंगे ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से हम बच सकें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच Thank you. डॉक्टर Thank you. जतिन, Thanks डॉक्टर a lot. विजय, थैंक यू वेरी मच, एंड फेस्टिव ग्रीटिंग्स टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू।